सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोल व्यापार में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। इस वक्त पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज से मुतल्लिक रोज़ाना की बुनियाद पर आप खबर दे रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुस्बत रुझान है, वहाँ मुसलसल नफसियाती हद अबूर करती हुई पहले 52,000, 53,000 और अब 54,000 जो है वो क्रॉस कर गई है। वजूहात इसके पीछे क्या हैं, क्या मुहर्रिकात है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं और फंडामेंटल हैं जिसकी बुनियाद पर ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर ज़्यादा रुझान देखने में भी आ रहा है, और क्या ये मुस्तकिल है या कोई आर्जी मामलात हैं। डॉलर की कीमत, IMF के मामलात, क्या इस पर असरात हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद सुहेल साहब, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपके वक्त का। सुहेल साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानेंगे, 54,000 की नफसियाती हद हम देख रहे हैं अबूर कर गई। मार्केट स्टेबल है या मार्केट नीचे जाएगी, क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, जो मईशत में पिछले कोई 2-3 माह से बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ हो गई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, जिसमें हमने देखा है कि ऑयल की सेल्स, बिजली पैदावार की सेल्स, सीमेंट की सेल्स, कुछ हद तक गाड़ियों की भी सेल्स, मोटरसाइकिल की सेल्स में बेहतरी आ रही है। करेंसी में भी हमने इस्तेकाम देखा है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो IMF का रिव्यू हो रहा है वो काफ़ी अरसे के बाद पहली अटेम्प्ट में टाइमली वो पास भी हो जाएगा। तो ये सारे थोड़े से पॉजिटिव इंडिकेटर हैं, और चूंकि करेंसी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई है तो उम्मीद ये की जा रही है कि जनवरी से महंगाई जो है, इन्फ्लेशन CPI वो भी कम होगा, जिसकी वजह से जो मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गए हैं। तो इसका रिएक्शन स्टॉक मार्केट में भी क्या है। और जो स्टॉक मार्केट 54,000 की लेवल अबूर कर गई है, जो ऑल टाइम हाई है, मगर जो शेयर की प्राइसेस हैं अभी भी 30 से 40% अपनी 2017 के लेवल से कम है। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूएशन वाइज अभी भी शेयर बड़े सस्ते हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि स्टॉक मार्केट में जो मोमेंटम है वो आने वाले दिनों में, और खास बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है। मैं यही सवाल भी करना चाह रहा था कि मार्केट ऊपर है लेकिन शेयर के प्राइस जो है वो बिल्कुल वो नीचे है। जो आज से इतने साल पहले जिसके पास जितने पैसे थे उतने भी उसके शेयर्स की प्राइस नहीं। इसकी क्या वजह है? देखें, स्टॉक मार्केट में जो है शेयर्स डिविडेंड भी अनाउंस करते हैं। तो जो KSE 100 इंडेक्स है वो डिविडेंड को शामिल कर लेता है, और KSE 30 इंडेक्स है वो डिविडेंड को शामिल नहीं करता। अगर आप फर्ज करें किसी के पास 120 रुपए का फौजी फर्टिलाइजर लिया हुआ था 2017 में, आज उसकी कीमत 100 रुपए है, तो 20 रुपए का उसको नुकसान है। मगर पिछले 6 साल में अगर उसने 60 रुपए डिविडेंड दे दिया है तो वो जो नुकसान जो है वो एक्चुअली 40 रुपए का फायदा है। तो इट ऑल डिपेंड्स आप किस तरह देखते हैं। मगर जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो शेयर प्राइसेस अभी भी 30%, 35% डाउन है, और स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, जो टोटल रिटर्न, वो ऑल टाइम हाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए कि चीज़ सस्ती मिल रही है। अर्निंग्स और डिविडेंड 2017 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सही। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर है, मार्केट के फंडामेंटल जो है वो क्या बता रहे हैं? मार्केट ऊपर सर जाएगी या नीचे होगी? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मिला जुला सा एक रुझान हम देख रहे हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं? होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए? इस वक्त क्या सिचुएशन है आपकी नज़र में? देखें, जो वैल्यूएशन के लिहाज से तो मार्केट बड़ी सस्ती है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल 4 का चल रहा है, जो पाकिस्तान में एवरेज 7-8 का होता है। घाना जो डिफॉल्ट हो चुका है, अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ 5 का है। श्रीलंका जो डिफॉल्ट कर चुकी है वहाँ 10 का है। तो वैल्यूएशन के मुकाबले में तो मार्केट बड़ी सस्ती है। अलबत्ता हमारे यहाँ जब करेंसी बहुत ज़्यादा गिरने लगती है तो फिर लोगों का पैसा करेंसी में चला जाता है, फिर महंगाई की शरह बढ़ जाती है तो लोगों का पैसा फिक्स इनकम में चला जाता है। तो अगर हम अज्यूम करें कि करेंसी 280-300 के बीच में मेंटेन रहती है तो मेरे ख्याल में ये मार्केट अभी भी अट्रैक्टिव है। जिस तरह मैंने कहा कि इंडेक्स आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, शेयर प्राइसेस और प्राइस अर्निंग रेशो वो बहुत ही लो है अभी भी। सही। अच्छा सुहेल साहब, कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें इन्वेस्टर को अपनी पोजीशन लेनी चाहिए? देखिए, सबसे मेरे ख्याल में सेफ और सिक्योर्ड और हाई डिविडेंड यील्ड वाला तो बैंकिंग सेक्टर है, जिसमें डिविडेंड बहुत अच्छे आ रहे हैं।
इंटरेस्ट रेट गिरने के बावजूद भी अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगी और डिविडेंड पेमेंट लगता है बरकरार रहे। दूसरी जानिब जो सिक्लिकल्स हैं जिसमें स्टील और सीमेंट है, उनको फ़ायदा दो वजह से है। एक तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, काफ़ी 3% तक कम हो गया है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाता है। प्लस जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड से उनकी सेल्स बढ़ती हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी लग रहा है कि बेहतर परफॉर्म करें। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, जिस तरह से आपने खुद बात की है, ये सेक्टर्स जो हैं वो आप समझते हैं कि यही मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी वजह से मार्केट ऊपर गई है? देखिए, अभी पिछले दिनों जो मार्केट ऊपर गई है उसमें मेनली रीज़न बैंक्स का है, क्योंकि बैंक्स के शेयर्स हैं, जैसे ख़ास तौर से मीज़ान और यूबीएल है, उनकी तो शेयर प्राइस और रिटर्न है पिछले एक साल का 70-80% हो गया है। तो अभी तक तो जो मार्केट ने बेहतरी दिखाई है उसका मेन रीज़न बैंक्स है, मगर आने वाले दिनों में जिस तरह मैंने कहा कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं, सीमेंट, स्टील, कंज्यूमर, वो भी मार्केट को सपोर्ट करेंगे। सही। तो आईएमएफ के मुज़ाकरात के जो मामलात हैं उसका किस तरह से असर आप देख रहे हैं मार्केट पर अगले आने वाले दिनों में? देखिए, मार्केट ने तो काफ़ी हद तक इनकॉर्पोरेट कर लिया कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे और 16 या 17 नवंबर को जब आईएमएफ का वफ्द अपने स्टडी कंप्लीट करेगा तो हो सकता है कि 3rd वीक ऑफ नवंबर में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए। तो मेरे ख्याल में मार्केट इसको पॉजिटिव लेके और काफ़ी हद तक मार्केट जो अभी बढ़ रही है उसका रीज़न भी है कि मार्केट तवक्को कर रही है कि ये रिव्यू पाकिस्तान बआसानी पास कर लेगा। सुहेल साहब, आखिर में एक जो सवाल है वो बड़ा सादा सा है, वो ये है कि सिर्फ चंद लोग जो हैं वो मार्केट के हद तक महदूद रहते हैं, उन्हीं के दरमियान चीज़ें चल रही होती हैं। ये बाकी मैसिव लेवल पर मार्केट में लोग क्यों नहीं आते हैं? क्या कोई रिस्की ज़्यादा होता है या मुश्किल बहुत ज़्यादा प्रोसेस है कि लोग स्टॉक एक्सचेंज की तरफ नहीं, उस तरह रुझान पाकिस्तान में है? देखिए, उसके दो रीज़न हैं। एक तो स्टॉक मार्केट ने पिछले 5-10 साल में रिटर्न अच्छा नहीं दिया है। पिछले 5 से 10 साल का आप एवरेज रिटर्न लें तो वो नेगेटिव है। तो जब एक चीज़ में नुकसान हो रहा होगा या रिटर्न नहीं बनेगा तो लोग नहीं आते। दूसरी जानिब हमारी मार्केट में जो अकाउंट ओपनिंग्स और AML रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो आई थिंक रेगुलेटर ने बहुत सख्त कर दिए हैं। अगर आप कोई और इन्वेस्टमेंट करें, ख़ास तौर से गोल्ड, ख़ास तौर से प्रॉपर्टी और करेंसी मार्केट में, तो वो बड़ा वहाँ पे आसान प्रोसेस है आई थिंक। और तीसरा रीज़न ये है कि शायद अभी तक एक इन्वेस्टर्स है उनको सही एजुकेट नहीं किया गया, उनका परसेप्शन बुरा है कि मार्केट्स में नुकसान होता है और मार्केट में मैनिपुलेशन होती है। तो इसकी वजह से हमने देखा है कि मार्केट जो है उसकी साइज़ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत कम है। 3-3.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं अभी। इवेंचुअली अगर मार्केट ने परफॉर्म करना शुरू किया तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये शायद इन्वेस्टर बेस ग्रेजुअली इम्प्रूव हो। सही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब स्टॉक मार्केट रेंज के मामला जो है वो अगले आने वाले वक्त में उम्मीद तवक्को ये की जा रही है कि वो बेहतर होंगे, क्योंकि IMF के साथ मामलात भी, मज़ाकरात भी, चीज़ें वो आगे बढ़ती हुई नज़र भी आ रही हैं। IMF की अगर हम बात करते हैं तो IMF के पाकिस्तान के साथ मामलात जो है इस वक्त बातचीत की सूरत में वो आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात में दो मामलात जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। एक तो ये है कि जो ट्यूबवेल को सब्सिडी दी गई थी वो सब्सिडी ख़त्म की जा रही है और उसकी जगह सोलराइजेशन पर जा रहे हैं। सोलराइजेशन में इस तरह से तकसीम किया गया कि 30 अरब जो है वो देगा वफाक, 30 अरब देंगे सूबे और 30 अरब किसान देंगे। तो तमाम जो ट्यूबवेल हैं वो सोलर पर कन्वर्ट होंगे ताकि इन फ्यूचर चीज़ों को बेहतर किया जाए। लेकिन किसानों का इस पर मौक़िफ़ क्या है ये भी जानते हैं। और दूसरा जो मामला है वो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का, उस पर भी हम बाद में बात करते हैं। लेकिन सबसे अहम इशू ज़राई मुल्क में ट्यूबवेल की सब्सिडी के असरात जो थे वो क्या थे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद उमैर मसूद साहब, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके वक्त का। इस वक्त आपको जो सब्सिडी दी जा रही थी वो पहले तो ये बताइए वो क्या सब्सिडी थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें जो सब्सिडी ट्यूबवेल पे पहले दी जा रही थी पंजाब में, वो पहले गवर्नमेंट खत्म कर चुकी है। अच्छा। वो जो GST था 17% उसकी सब्सिडी दी गई थी। इसके अभी जो हम यूनिट कॉस्ट कर रहा है हमें तकरीबन 40 रुपए में पंजाब में कॉस्ट कर रहा है। इसके अलावा कुछ हार्ड एरियाज हैं, हार्ड एरियाज में सब्सिडी के बगैर ट्यूबवेल चलाना मुश्किल है। अब बलूचिस्तान के जो एरियाज हैं वहाँ पे बागात हैं
और वहाँ पे चूंकि ट्यूबवेल की जो मोटर है वो बड़ी लगती है, यानी हमारे जो पंजाब में ऑलमोस्ट 30 हॉर्स पावर या 40 हॉर्स पावर की मोटर चलती है, तो लेकिन वहाँ पे 120, 125, 130 हॉर्स पावर तक मोटरें जो होती हैं ट्यूबवेल की वो चलती हैं, तो उसका बिल भी बहुत ज्यादा होता है। तो वो मुमकिन ही नहीं है कि किसान वो चला सके हार्ड एरियाज में। एक तो इन्होंने ये सब्सिडी पंजाब में तो ये ऑलरेडी कर चुके थे, अब उन्होंने ये भी कर दी है, और इससे इम्पैक्ट ये आएगा कि हमारे बागात बलूचिस्तान के खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो डीजी खान या दीगर हार्ड एरियाज हैं वहां पे भी फसलें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि उस सब्सिडी के बगैर वहां पे बिजली इस्तेमाल। लेकिन मियां साहब जो सोलराइजेशन के गवर्नमेंट प्लान कर रही है तो उसमें फ़ायदा नहीं है, मुस्तकिल बिजली आए ना आए, सोलर के साथ आप कम से कम ट्यूबवेल और चीज़ें तो चला सकते हैं, तो उसमें भी आपको फिर फाइनेंसिंग हो रही है गवर्नमेंट वफाकी और फिर सूबाई की जानिब से? जी बिल्कुल ऐसा है सर कि ये अनाउंस मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हमें मीटिंग करके हमें बुलाया और उसमें अनाउंस किया, लेकिन उसके बावजूद अभी 1.5 साल गुजरने वाला है तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल कोई एक भी उस फाइनेंसिंग पे किसी को कोई ट्यूबवेल कोई सोलर का यूनिट नहीं मिल सका। और दूसरा जो इशू आता है, जब हम ये फाइनेंसिंग इन्होंने चंद कंपनियां रखी होती हैं पैनल पे, और वो कंपनियों का जो रेट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और उसकी वजह से भी वो सिस्टम सारा फ्लॉप हो जाता है। सही। अच्छा, साथ रहिएगा। इस वक्त निगरान वजीर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला साहब, फूड एंड सिक्योरिटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये एक बड़ा फैसला है कि सब्सिडी तो ख़त्म हो रही है, लेकिन जो आप फाइनेंसिंग कर रहे हैं सोलराइजेशन के हवाले से, सर इसका प्लान तरतीब दे दिया गया कि किसानों के लिए ये होगा, और ये किस तरह से मामलात होंगे? क्योंकि अभी सब्सिडी ख़त्म हो रही है और ये सोलराइजेशन का एक बड़ा लंबा चौड़ा फिर प्लान है, क्योंकि ये तो पिछली गवर्नमेंट भी अनाउंस करके गई थी। जी, ये सब्सिडी तो बहरहाल कोई इतनी खास किसानों को हिल नहीं रही है, लेकिन हम ये सोलराइजेशन का तो बहुत लंबा चौड़ा प्लान है। इट विल टेक टाइम, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम तो जितना भी पॉसिबल है फार्मिंग कम्युनिटी को सब्सिडाइज तो नहीं, हम उनको जितनी बेहतर फैसिलिटीज हो सकती हैं उनको मुहैया करें, उनको सर्टिफाइड सीड मुहैया करें, उनको टाइम पर फर्टिलाइजर मुहैया करें, और उनकी जो भी कॉस्ट है उसको इंक्रीज करें, उनकी यील्ड्स को इंक्रीज करें। अगर हम उनकी यील्ड को इंक्रीज करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सबसे बड़ी उनके लिए इनकम जनरेशन होगी, और उसके लिए उनको किसी सब्सिडी की जरूरत ही नहीं होगी। तो हमारा तो प्लान ये है। सोलराइजेशन की बात जो कर रहे हैं वो दैट्स ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और इवेंचुअली इस पे काम इंशाल्लाह चलता रहेगा। सही। तो डॉक्टर साहब ये तो सोलराइजेशन का बड़ा लंबा है। मैं थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब, एक तो जो इस टाइम डीएपी खाद की जरूरत है हमें गंदम की काश्त के लिए और आलू की काश्त के लिए, सबसे पहले तो ये पिछले 1-1.5 माह में तकरीबन 3,000 रुपए उसका रेट बढ़ गया है। अभी 14 से 15,000 रुपए में डीएपी खाद सेल हो रही है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरह यूरिया जो है वो हम पिछले 3.5 साल से ब्लैक में खरीद रहे हैं, और आज तक किसी पाकिस्तान के किसी एक शहर में ऐसा नहीं है जहाँ पे ब्लैक ना हो यूरिया, और आज भी जो है यूरिया वो हम 1,000 रुपए ब्लैक में खरीदने पे मजबूर हैं। तो इस पे निगरान हुकूमत क्यों नहीं कुछ करती? आप शुगर माफिया को भी पकड़ते हैं, आप आटा माफिया को भी पकड़ते हैं, तो खाद माफिया को आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? डॉक्टर साहब नहीं, अब खाद माफिया के ऊपर भी काफी हाथ पड़ता रहा है, काफी ये छापे हो रहे हैं, और ये असल में ये सारा सूबों के काम करने का है, और ये हमें इल्म है जी के साथ ये इसकी खाद की कीमतों में काफी गड़बड़ हो रही है। हम इस पे सारे खाद मैन्युफैक्चरर्स की कमेटी बुलाई थी हमने, और इनसे बातचीत होता ही है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जल्दी ही हम काबू पा लेंगे।
डॉक्टर साहब, आपने एक जो सब्सिडी है वो किसानों की बजाय फर्टिलाइज़र को भी अभी दी है कि फर्टिलाइज़र सेक्टर को वो सब्सिडी मिलेगी, उसका असरात किसानों पे आएंगे। पहले भी ये बात होती, लेकिन किसानों को या तो ब्लैक में मिलती है या फिर वो महंगे दामों जो है वो DAP पे ख़रीद रहे होते हैं। तो सर, ये डायरेक्टली किसानों को सब्सिडी का कोई सिलसिला नहीं होना चाहिए? जैसे सोलराइजेशन आप कर रहे हैं, इसी तरह से कि किसान ही खुद लें। जब फर्टिलाइज़र में आता है तो हमने देखा ब्लैक भी हुई, वो स्मगल्ड भी हुई और वो कीमतें भी बढ़ी। सही है, इसके ऊपर भी काम तो हो रहा है, लेकिन इट विल टेक टाइम। हमारा वो जो कार्ड देने का सिस्टम है उसके ऊपर भी काम हो रहा है, और ये जो कीमतों का मसला है इसके ऊपर तो बहुत एक्टिवली काम हो रहा है, और ये इंशाल्लाह जल्दी इसके नताइज निकलेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब साथ रहिएगा। जी, मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब हमारे साथ मियां मोहम्मद उमैर मसूद साहब हैं, बेसिकली जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। जी मियां साहब, आप कोई बात करना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, बेसिकली जब आप सब्सिडी देते हैं तो सब्सिडी को मशरूत करें कि मार्केट का रेट ठीक होना चाहिए। अगर मार्केट का रेट ठीक नहीं होता तो उसमें कंपनी जिम्मेदार है, और कंपनी को अगर आप जिम्मेदार नहीं बनाएंगे तो फिर मार्केट में कभी रेट ठीक नहीं होगा। आज भी हम अगर 1000 रुपए ब्लैक में यूरिया खरीद रहे हैं तो उनकी सब्सिडी रोकी जाए। अगर आप सब्सिडी रोकेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रेट ठीक करेंगे। नहीं, इन्हीं इश्यूज के ऊपर बड़े एक्टिवली काम हो रहा है, और इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि ये सब कीमतें और ये जो होर्डिंग है और जो ब्लैक मार्केटिंग है इस पर काबू पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ देखें, अब आप इंटेंशंस गवर्नमेंट की बड़ी ज़बरदस्त हैं कि सब्सिडी भी देना चाह रहे हैं, सोलराइजेशन पे ला रहे हैं, किसान के लिए डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। ये हुकूमत की इंटेंशंस हैं कि बेहतरी हो। दूसरी जानिब किसान कह रहे हैं ये चीज़ें उन तक पहुँच नहीं रही, और बीच में जो माफियाज़ हैं, वो किसी भी तरह का माफिया है, वो आकर चीज़ों को इस तरह से ले जाता है। तो गवर्नमेंट की रेट इंतज़ामिया को होना वो सिर्फ दुरुस्त कर सकता है डॉक्टर साहब, कि आप इनिशिएटिव भी कर रहे हैं, इसको कैसे करें? यही कोशिश कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की रेट कायम हो, और ये जो माफियाज हैं इनको किसी तरह कंट्रोल किया जाए। आपको इल्म है कि ये मुल्क सारा ही माफियाज के ऊपर चल रहा है, तो इसलिए ये इसके ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन मियां साहब आपसे ये जान लें कि यहाँ पर किसान और हमारे हमसाया मुल्क में किसान, चलें पंजाब को कंपैरिजन कर लेते हैं, वहाँ और यहाँ बिजली का कितना आपको डिफरेंस जो है वो मिलता है, खाद और बीज में कितना डिफरेंस है, कि हम फिर कैसे कम्पीट करें? जी सर, देखें इंडिया में ट्यूबवेल की बिजली जो है 8 घंटे फ्री मिलती है किसान को। 8 बाकी घंटे की नॉमिनल पेमेंट, जी 8 घंटे फ्री मिलती है, और बाकी जो टाइम अगर वो यूज करते हैं ट्यूबवेल तो उसका नॉमिनल सा बिल है कोई 2-3 रुपए यूनिट का। और इसके अलावा जो आप अगर खाद की बात करें तो यूरिया वहां पे इंडियन रुपए में तकरीबन 400-450 रुपए का बैग है, और DAP वहां पे 1200 रुपए का बैग है इंडियन रुपए में। तो हमारी और उनकी प्राइस में वहाँ पे अरबों रुपए की सब्सिडी है एग्रीकल्चर के लिए। इसके अलावा सीड देते हैं, 26 क्रॉप्स के वहाँ पे प्राइसेस फिक्स है जो गवर्नमेंट परचेज करती है। यहाँ पे हमारी एक फसल है जो गवर्नमेंट परचेज करती है, और 2 फसलों के रेट फिक्स किए जाते हैं, एक गंदम का और दूसरा गन्ने का। और गंदम जो है वो डायरेक्ट इंटरवीन करती है गवर्नमेंट। इस दफा गवर्नमेंट ने कॉटन का रेट अनाउंस किया, लेकिन वो रेट किसान को नहीं मिल सका। तो ये जो फ़र्क है दोनों जगहों पर, ये इसमें क्यों हम कम्पीट नहीं कर पाए डॉक्टर साहब, कि एक ही खित्ता है, एक ही जगह एक जैसा किसान है, तो हम उस चीज़ों पर पूरा नहीं उतर पा रहे? इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं? डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं? जी, बुनियादी वजह हमारा सिस्टम है। इसी हमारा सिस्टम ऐसा है कि साहब इसमें ये सब माफियाज पर तोल हो जाता है, कार्टेलाइजेशन हो जाती है, और वो हुकूमत को कोई काम नहीं करने देती। तो ये तो है, सबको इल्म है इस बात का। तो उसको अब ठीक करने में भी तो कोई थोड़ा टाइम लगेगा ना, और उम्मीद है कि आने वाली हुकूमत इसको देखेगी, क्योंकि हम तो केयर टेकर हैं।
जी हाँ। हम तो सिर्फ ये देखने के साथ कि ये काम अपना चलता रहे, इसी हमारा काम तो इस हद तक है बस। सही। बाकी का जो हुकूमत आएगी इंशाल्लाह तो ये उनके करने के काम होंगे। सही, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब जो है ही बिजली आपकी चल रही है मियाँ साहब, और मियाँ साहब एक चीज़ यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि अगर ये महंगी बिजली का ये सिलसिला और सोलराइजेशन का मामला लंबा होता है, तवील होता है, नई गवर्नमेंट आती है, उसके बाद ये चीज़ें, तो फिर फसल की कीमत और बिजली की कीमत ये तो खासा फ़र्क रहेगा। जो इस टाइम पानी का रेट है वो तो घंटा सही लेके 1500 तक घंटा मिल रहा है। तो अब अगर किसान इस रेट पे पानी खरीदेगा तो वो कैसे compete करेगा बाकी फार्मर को या मार्केट को? उसकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं पूरी होगी। जो बिल है तो उसमें अब हमें 40 रुपए यूनिट तकरीबन कॉस्ट कर रहा है, और 40 रुपए यूनिट पे बिजली खरीद के और फसलें पालना, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज किया जाता है, ताकि फैसिलिटेट किया जाता है, ताकि सस्ती चीज हो। अब आप देखें कि हमारे यहाँ उल्टा काम है कि हम मेन कम्युनिटी हम है, पूरी मेजर कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है वो है एंड यूजर। अब दोनों कम्युनिटीज जो हैं वो सफर कर रही हैं, मिडल मैन उसमें से पैसे कमा रहा है। जो चीज हम 10 रुपए की बेचते हैं वो मार्केट में 50 रुपए 100 रुपए की जाके बिकती है। बिल्कुल। तो इसको भी कभी नहीं कंट्रोल किया गया। हम तो ये हमेशा हमने गवर्नमेंट से है कहा वो है बिल्कुल उलट है। सारिफ के लिए भी मुश्किल है और किसान मुश्किल है, जिसको शायद आज तक गवर्नमेंट जो है वो ठीक नहीं कर पाई। बहुत शुक्रिया। मियाँ उमैर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर किसान इत्तेहाद। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात हो। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल व्यापार में। और पिछले 5 रोज से IMF पाकिस्तान में है, वफ्द की मुलाकातें हो रही हैं, पाकिस्तान के इदारे रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं, क्या इकदाम अब तक किए गए हैं, क्या ये तसल्ली बख्श मामलात हैं कि अगले आने वाले वक्त में जो किस्त है वो भी जारी हो जाए, और आज क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। उमर हयात खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद से। उमर, क्या अपडेट हैं? आज 5 रोज़ हो गए हैं, क्या मीटिंग्स चल रही हैं और क्या क्या अब तक का पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल मुदस्सिर, IMF की जो मीटिंग्स हैं वो वजारत खजाना, FBR और स्टेट बैंक समेत वजारत तवानाई से हो रही हैं, और इसमें जो खास तौर पर रेगुलेटर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया है, जो नेफ्रा है या ओगरा है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आज जो खबर सामने आई है, बड़ी अहम खबर है कि हुकूमती गारंटियों का जो बोझ है वो 4048 अरब रुपए से कम होकर 3852 अरब रुपए तक महदूद हो गया है, और हुकूमती गारंटियों में 232 अरब रुपए कमी की रिपोर्ट पर IMF मिशन को ब्रीफिंग दी गई है, और सितंबर 2023 तक हुकूमती गारंटियों का जो बोझ है वो 4000 अरब रुपए तक महदूद करने का हदफ था। और IMF शराइत के मुताबिक सितंबर तक हुकूमत की जानिब से नई गारंटी जो है वो इशू नहीं की गई। IMF शराइत के मुताबिक मरकजी बैंक से उधार कर्ज नहीं लिया गया, और IMF की जानिब से मरकजी बैंक से उधार कर्ज न लेने की शर्त आयद की गई थी। बैरूनी कर्ज की अदायगियां भी बर वक्त की जा रही हैं ताकि अदायगियों में जो ताखीर है वो ना हो, और अक्टूबर के अख्ताम तक सिंगल ट्रेजरी अकाउंट की शराइत पर भी अमल दरामद किया जाएगा। ये बाकायदा तौर पर शर्त थी, और इस शर्त पर भी अमल दरामद का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। और इसके साथ साथ आज जो है वो IMF मिशन के साथ टैक्स पॉलिसी, इदाराजाती इस्लाहात और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर मुज़ाकरात जो है वो होंगे। 3 मीटिंग्स आज होंगी। FBR बैंकों नादरा के दरमियान जो सारिफीन का डेटा शेयरिंग और रेवेन्यू इकदाम हैं उन पर ब्रीफिंग देगा, और इसके साथ साथ बैंकों से मौसूल सारिफीन की डेटा शेयरिंग रिपोर्ट IMF को जनवरी में भेजी जाएगी, और बैंकों से सारिफीन की मालूमात के मुताबिक टैक्स पॉलिसी में भी तरामीम की जाएंगी। स्टेट बैंक की जानिब से भी बैंकों से सारिफीन की मालूमात की रिपोर्ट फराहम की जाएगी, और आलमी बैंक के ताउन से FBR में जो इस्लाहाती प्रोग्राम है उस पर IMF को आगाह किया जाएगा, और FBR IMF को टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफे की रिपोर्ट भी फराहम करेगा। इसके साथ साथ FBR ने IMF को जो है वो एंटी स्मगलिंग ड्राइव है उस हवाले से भी आगाह किया कि एंटी स्मगलिंग ड्राइव से जो है वो नेशनल एक्सचेकर को क्या फवायद हासिल हुए हैं, और इसके साथ साथ IMF की जानिब से इदारों की निजकारी के हवाले से जो नुकसान में जाने वाले इदारे हैं उन पर भी बात हुई है, और ये कहा गया है कि जो इदारे इस वक्त नुकसान में हैं
उनकी फौरी तौर पर जो है वो निष्कारी का अमल तेज किया जाए, और ताकि जो नई मुंतखब हुकूमत आए तो वो उस अमल को आगे बढ़ाए। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो IMF की जानिब से अब तक जो पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी है उस पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, लेकिन कुछ मुतालबात सामने आ रहे हैं, और उन मुतालबात को अगर देखा जाए तो उसमें ये मुतालबा है कि जो प्राइवेटाइजेशन है स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस की, उसका अमल जो है वो तेज किया जाए, और दूसरी जानिब जो हुकूमती आमदन बढ़ाने के लिए मजीद इक़दाम जो है वो हंगामी बुनियादों पर किए जाएं। ये IMF की जानिब से मुतालबात सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो सर्कुलर डेट है गैस के शोबे का, उसको कम करने के लिए भी हुकूमत ने की जानिब से जो इक़दाम हैं उस हवाले से हुकूमत ने आगाह किया है। फिर तवाराई के शोबे के गर्दिशी कर्जा जो कि बिजली के शोबे का है उसको कम करने के लिए भी हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं उनसे IMF को आगाह किया गया है। और ये IMF जो वक्त है वो 15 नवंबर तक पाकिस्तान में है, और जो उम्मीद ये की जा रही है, और जो वजारत खजाना के हुकाम हैं ज़राए ने हमें ये बताया है कि वो पुरुमीद हैं कि दिसंबर में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की जो अगली किस्त है उसकी मंजूरी दे देगा, और फिर उसके बाद जो है वो जो जायजा मुज़ाकरात हैं, दूसरे जायजा मुज़ाकरात वो फरवरी में शुरू होंगे, और 2 फरवरी को IMF का वक्त जो है वो पाकिस्तान आएगा। तो इस ज़मीन में अगर देखा जाए तो IMF का जो वक्त है जो 2 फरवरी को आना है वो शायद डिले भी हो जाए, लेकिन ये है कि इस हवाले से जो मौजूदा जायजा इस वक्त चल रहा है स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत, उसके तहत अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी जो हुकाम है, वजारत खजाना है या दीगर जो हुकाम है, वो इस हवाले से हमें मुतमईन नजर आ रहे हैं कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है ये मंजूरी दे देगा। जी, तो ये बड़े एक बेहतर और मुस्बत जो है वो मामलात आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया उमर हयात खान, हमारे साथ मुकम्मल तफसील को इस वक्त क्या सिचुएशन है। लेकिन एक और जो चीज़ जो यहाँ हमें समझ आई है, IMF को जो बताया गया गवर्नमेंट की जानिब से वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप के हवाले से है, तो हम इस पर भी बात करते हैं। खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त हमारे मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। IMF को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप के हवाले से बताया गया $6 बिलियन जो है वो है। अब ये कहा गया जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, UAE है, उससे इसको ख़त्म करने, और ख़ास तौर पर जो चाइना के साथ रोल ओवर जो कर्जे हैं उस पर किया जाना, क्या ये ममालिक अब इन चीज़ों के लिए तैयार होंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि तैयार हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि IMF के हम प्रोग्राम में हैं, और इन कंट्रीज़ की भी आपको याद होगा लास्ट कंडीशंस यही थी कि आप पहले IMF प्रोग्राम में जाएं फिर हम आपके साथ खड़े होंगे। तो मुझे लगता है कि ये कंट्रीज़ भी अमाउंट कोर्स बड़ी है, बट मुझे लगता है कि ये कंट्रीज़ भी साथ आएंगे, और IMF प्रोग्राम में होने की वजह से हमें सपोर्ट काफ़ी मिल सकती है। अच्छा खुर्रम साहब, ये कहा गया IMF को कि गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए वो इकदाम जो है वो हुकूमत करे, लेकिन क्या बड़े पैमाने पर ये हो सकता है, और क्या इतनी जल्दी ये मुमकिन है, और कौन से सेक्टर्स आप समझते हैं कि जहां पर ये गैर मुल्की सरमायाकारी का मामला हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि सरमायाकारी सही मायनों में इलेक्शन के बाद मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि इन्वेस्टर को भी एक डायरेक्शन की जरूरत होती है, एक सर्टेनिटी की जरूरत होती है, क्लैरिटी की जरूरत होती है। तो जो सही मायनों में, क्योंकि निज़ाम तो आहिस्ता आहिस्ता बनाया गया है, जैसे SIFC है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए, बट बात यह है कि उसमें थोड़ा वक्त लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनने से इन्वेस्टमेंट आ जाती है, ऐसे दुनिया में नहीं होता। आपको अपने हालात को बेहतर करना होता है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल को यकीनी सूरत हाल में बदलना होता है, जो कि इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके साथ साथ जो मैक्रोज हैं, जिसमें करेंसी जो है आपकी स्टेबल होना ज़रूरी है, फिर साथ साथ आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट शरह सूद में कमी थोड़ी बहुत होना ज़रूरी है, फिर साथ में आपके यहाँ टैक्सेस में कमी ज़रूरी है, फिर साथ में आपके यहाँ तवानाई में बहाली, बेहतरी और उसको सस्ती तवानाई मिलना ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सके, मैन्युफैक्चरिंग हो सके। फिर आपके यहाँ जो लेबर है या आपके यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका एजुकेटेड होना ज़रूरी है, स्किल्ड होना ज़रूरी, बहुत सारी चीज़ें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आती है, और एक मैंडेटेड गवर्नमेंट ही ये पूरा प्लान जो है तैयार करती है, और फिर IMF के साथ बड़ा प्रोग्राम भी करना है, फिर अपने कर्जों की अदायगियाँ भी करनी है। तो मुझे लगता है कि सही मानों में जो इन्वेस्टमेंट मटेरियलाइज हो सकती है, बहुत पोटेंशियल है, वो शायद इलेक्शन के बाद ही हो। उससे पहले कमिटमेंट्स आ सकती है डेफिनेटली, बट मुझे लगता है कि सही मानों में जो इनफ्लोज आएंगे या जो इन्वेस्टमेंट होनी है
वो एक मैंडेटेड गवर्नमेंट के बाद होगी। अच्छा, हुकूमत ने अपना जो अंदाज़ा करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से बताया कि $6 बिलियन से वो कह रहे हैं कि $4 बिलियन तक लाया जा सकता है। क्या अंदाज़ा हुकूमत का दुरुस्त है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए मैंने दो एरियाज की बात, मैंने दो लार्ज जो है, अगर आप ब्रॉडली देखें तो दो जो है वो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो पर्सपेक्टिव जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो ये कि हमारे यहाँ जो बेसिक्स हैं उनको ठीक होना और क्लैरिटी आना ये जरूरी है पहले इन्वेस्टर के लिए। दूसरी चीज ये होती है कि जी अपॉर्चुनिटी है या नहीं, वो तो बेतहाशा है, उसमें तो हम बहुत ज्यादा जो है इस वक्त जो है बहुत है अपॉर्चुनिटीज की। यहाँ पे आप एक सेक्टर, दो सेक्टर, 4 सेक्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सेक्टर्स, उनके सब सेक्टर्स और सर्विसेज हो, इंडस्ट्रीज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, बेतहाशा अपॉर्चुनिटी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है आपकी, उसको सर्व करना है। फिर एक्सपोर्ट मार्केट आपकी बहुत बड़ी है जो कि टैप उस तरह से नहीं की गई पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक हब बन सकता है रीजन में अभी भी कंपेटिटिव, अगर हम एक लैंडस्केप क्रिएट करें तो देखिए ये दोनों चीजें हो सकती हैं। बट मैं वही कहूंगा कि पहला स्टेप है वो हमें लेना जरूरी है। इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद एक गवर्नमेंट आती है, वो चाहे कोलिशन गवर्नमेंट हो या होपफुली मेजोरिटी गवर्नमेंट हो, ज्यादा बेहतर होगा। वो बड़े डिसीजंस लेंगे, वो डिसीजंस देखते हुए इन्वेस्टर कहेगा कि ठीक है अब मुझे इस मुल्क में जाके इस एरिया में इन्वेस्ट करना है, या तो अपॉर्चुनिटी थी, मैं सिर्फ वेट इस चीज का कर रहा था कि मुझे क्लैरिटी मिले और मेरी जो है इन्वेस्टमेंट को जो है सेफगार्ड किया जाए। तो मेरे ख्याल में पहला जो स्टेप है वो जरूरी है, दूसरे स्टेप पे कोई दो राय नहीं है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है। खुर्रम साहब, ये भी कहा जा रहा है तवानाई, ज़राअत, मादनियात, एविएशन में सरमायाकारी के मौके, और साथ ही साथ हमने एयरपोर्ट आउटसोर्स की बात कर रहे हैं, बंदरगाहों के आउटसोर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर इतना पोटेंशियल है कि ये चीज़ें इस तरह से हों और आगे इसके रिजल्ट्स नजर आए। देखिए मुझे लगता है कि $1-2 बिलियन आगे पीछे बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि इंटरनेशनली आपको पता है ये जो इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है और उसमें मिडल ईस्ट इस वक्त टेंशन में आ रहा है ऐसा, तो ऑयल प्राइसेस जो है वो शायद बहुत ज़्यादा नीचे ना आए, जिसकी वजह से हमारा जो इम्पोर्ट है, तवानाई का जो बिल है वो ऊपर ही रहेगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इम्पोर्ट शायद बहुत ज़्यादा कम ना हो, जिसका रिजल्ट ये होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा शायद बहुत कम ना हो। दूसरे एंड पे एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, एक्सपोर्ट से थोड़ी बेहतरी की उम्मीद है क्योंकि कॉटन की फसल बेहतर है और फूड की फसल बेहतर है, वहाँ से इम्पोर्ट्स कम हो सकती हैं और यहाँ कॉटन की बेहतर फसल की वजह से हमें एक्सपोर्ट में एक सपोर्ट मिल सकती है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में। लेकिन बात वही है कि साथ साथ बिजली की कीमतें भी बढ़ी हैं, गैस की कीमतें भी बढ़ी हैं, तो उन्होंने जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस पर प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। तो ये मिक्स प्लेट है, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा शायद करंट अकाउंट नीचे ना आए, थोड़ा सा ऊपर ही हो, $5 बिलियन के अराउंड ही हो, $5 से $5.5 बिलियन। लेकिन फिर मैं वो कहूँगा कि जो बड़ी पिक्चर है वो यही है कि क्लैरिटी आना और जो है वो इस कंट्री को बेहतर तरीके से आगे लेके चलना एक कमिटमेंट के साथ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ होगी तो ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, लिक्विडिटी के मसले, डॉलर के मसले और बिजली के मसले, सारी चीज़ें बेहतर होती। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। अब देखना ये है कि एक्सटर्नल गैप को जिस तरह से फिल करने की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वो कर ली जाएगी, वो देखते हैं कि वाकई ऐसा होता है और पाकिस्तान में जो एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का FDI का मामला है वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और ख़बर जो है वो ये है कि मुख्तलिफ हम औकात में देखते हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के यूनिट्स बंद होते नज़र आ रहे होते हैं, फिर वो दोबारा से खोले जाते हैं, मांग नहीं है या वजूहात कोई और हैं। इस पर हम बात करते हैं। होंडा का प्लांट बंद होने में तोसी कर दिए, प्लांट की बंदिश में मजीद 2 दिन का इजाफा किया गया है। इन्वेंट्री की मौजूदा सतह और पुरसाजात की किल्लत है, कंपनी की सप्लाई चेन भी बुरी तरह से मुतासर है। कफील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी कफील, क्या वजूहात अब बताएं, कब तक ये दोबारा से प्लांट खोले जाएंगे? देखिए पहले मुदस्सिर मैं आपको बताऊं कि 18 अक्टूबर से 7 नवंबर तक के लिए जो है वो प्लांट को बंद किया गया था और जिसमें ये बताया गया था स्टॉक एक्सचेंज को जो भेजे गए अपना खत के जरिए कि इनको खाम माल की अदम फरामी के बायस और एलसीज में जो है वो मसाइल के सामने, जिसके बायस जो है वो प्लांट को बंद किया जा रहा है। इसमें मजीद 2 रोज़ की जो है वो तोसी की गई और 9 नवंबर तक जो है ये प्लांट को बंद रखने का फैसला किया गया और इस हवाले से जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको जो है मुत्तला कर दी गया है। तो मैं आपको बताऊँ कि इससे कबल भी बहुत सारी कंपनीज ने जो है वो ये फैसला किया था और एक इसमें मजीद मैं एडिशन करता हूँ कि होंडा के बाद जो पाक सुजुकी है उन्होंने भी अपना प्लांट जो है वो बंद करने का ऐलान किया और 9 नवंबर से 14 नवंबर तक जो प्लांट है वो बंद रखा जाएगा। इसमें खाम माल की अदम दस्तयाबी के सब जो है वो प्लांट बंद किया जा रहा है
और इस हवाले से भी जो स्टॉक मार्केट है उसको आगाह कर दिया गया है। और गुज़िश्ता अगर हम 4 महीने की बात करें या गुज़िश्ता तकरीबन 5 महीने की, तो मुख्तलिफ जो ऑटो जो कंपनीज हैं उन्होंने बाकायदा अपने प्लांट्स को बंद रखा। उनका कहना यही मौका सामने आया कि जब खाम माल की अदम फरामी और एलसीज मसाइल के बाद जो बैंकिंग जो है उसमें बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। खाम माल की अदम फरामी क्या इसके मुराद है? माल उनके पास नहीं आ रहा है, ये तो कहा जा रहा था कि शायद मार्केट उस तरह से नहीं है, यानी कि बायर नहीं है, इस वजह से हो रहा है। ये खाम माल की जो अदम फरामी की बात है, इसकी क्या जवाब? देखिए, कहना ये था कि जो एलसीज के जरिए जो उनके जो खाम माल जो इम्पोर्ट किया जाता है उसमें मसाइल का सामने जो कंपनीज से हमारी बात हुई तो गुज़िश्ता तकरीबन 4 से 5 माह से ये सिलसिला जो है वो जारी है। और एक मरतबा फिर अभी ये 2 कंपनी सामने आई जिसमें अटलस होंडा और जो पाक सुजुकी ने अपने प्लांट्स को बंद करने का जो है वो अनाउंस किया है और बाकायदा इसके लिए मुतला कर दिया गया है। सही, ठीक है, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया कफ़ील अहमद। और हम कुछ बात करेंगे इस वक्त गोल्ड की प्राइस के हवाले से। सोने की कीमतों में हम देख रहे हैं मुसलसल अब इजाफा हो रहा है, क्या इसकी वजूहात हैं? पाकिस्तान में इस वक्त सोने की कीमत में जब इजाफा वो 1000-2000 में, कमी जब होती है तो 100-200 में होती है, ये बहुत पीछे गया, वापस जो है वो आ रहा है, क्या वजूहात हो रही हैं हम बात करेंगे। हाजी हारून रशीद चांद साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन के। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या वजह है कि इस वक्त जो है वो गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, कोई फिक्स सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, दोबारा से अब हुआ है? अगर रब्ता करते हैं हाजी हारून चांद साहब से कि ये वजूहात क्या हैं कि पाकिस्तान में फ़ी तोला जो सोने की कीमत है वो 200 रुपये में अभी हालिया कमी हुई है। हाजी साहब, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है जी। अच्छा हाजी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो गोल्ड की प्राइस है वो भी कई बार बताया जाता है कि वो निकाली नहीं जा रही है, फिर ये कहा जा रहा होता है कि निकली है तो वो भी अनस्टेबल है। क्या सिचुएशन क्या है सर सराफा मार्केट की? देखिए, आपने देखे हमने 5 सूबों में मिलके एक मैकेनिज्म तैयार किया है कि इंटरबैंक के जरिए जो भाव खुलेगा $20 प्रीमियम लगा के और 1 बजे रेट खुल जाएगा। आज 2,14,200 रुपये 200 रुपये अबब है और 1988 रुपये इंटरनेशनल मार्केट कर रही है। सही। तो डेली भाव तो अब प्रिंट मीडिया को हरा रहे हैं और कुछ सट्टा माफिया जो है वो अपने कुछ भाव चला रहे हैं। तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके खिलाफ सख्त इक़दाम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर सोने के रेट जो दुनिया में जिस तरह चलते हैं इसी तरह चलने चाहिए। बिल्कुल सट्टा माफिया और वो इस कागज पे काम नहीं हो, फिजिकल काम होना चाहिए। सही। अच्छा, ये 2 लाख से भी नीचे आ गया था हाजी साहब, अब ये दोबारा से 2 लाख अब 14-15 हज़ार की तरफ जा रहा है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? कोई इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है या कुछ और वजह है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में 2,000 रुपये ऊपर भाव हो गया था इंटरनेशनल में, और वो इसराइल की और लबनान की जो जंग चल रही है उसके वजह से इंटरनेशनल मार्केट बढ़ गई है। और इस महीने में दिवाली है, तो दिवाली में इंडिया की बहुत बड़ी बाइंड होती है और पाकिस्तान में जो सिंध में हिंदू लोग हैं उनकी बाइंड बढ़ जाती है। तो वो सोना जेवर भी लेते हैं और जो सोना चांदी लेते हैं, क्योंकि इनके त्योहार में ये मजहब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो उस वक्त बहुत बाइंड होती है। उसकी वजह से, लेकिन वजह से ये तेजी आई। हाजी साहब, एक और सही हाजी साहब, एक और सवाल बड़ा आम है, वो कहा जा रहा है कि डॉलर की जब से सख्ती हुई है लोगों ने अब सोना जो है वो ख़रीदना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसमें तो कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई ना आईडी कार्ड है ना कुछ चीज़ है, कैश में पेमेंट हो रही है, सोना आ रहा है, तो अब डॉलर में की बजाय सोना लोग ख़रीदना शुरू हो गए सर। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हुकूमत इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के रास्ते खोले ताकि मुल्क में इम्पोर्ट आ जाए या बैंक के थ्रू सोना दे ताकि वो अपने सब इसकी डॉक्यूमेंट हो सके। अब ये तो वो अपने जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है तो सोना इंडिया से हम लेके आए और वो उसी सोने को रिसाइकिल करते हैं और इसी को लोग प्योर सोना करके अपने जरूरत के लिए लेते हैं और इन्वेस्टर लेते हैं। एक जमाना था जब इम्पोर्ट के आ रहा था 40-40 हज़ार वाले, तो 20-20 हज़ार वाले इन्वेस्टर गोल्ड इन्वेस्ट करता था। आज वो बेच भी रहा है और ले भी रहा है और जेवर यहाँ पे खरीदारी बहुत कम है, हमारे यहाँ कुवतें खरीद नहीं है।
तो अभी हाजी साहब जो सट्टा का काम है वो गोल्ड में चल रहा है या आप समझते हैं कुछ पिछले दिनों में जो इकदाम हुए उसके बाद रुक गए? नहीं, अभी भी कुछ जो 100% तो नहीं थे, अब 25% रह गया। इंशाल्लाह इदारे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम भी बैंक को चैलेंज कर रहे हैं कि रेट 1 बजे से और लोगों से मीडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भाव हाईलाइट करें ताकि लोगों को लेना भी इस भाव है, देना भी इस भाव है। अब 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये सट्टा माफिया अपने मन मांगने भाव निकालते हैं। इस भाव में लेते जरूर है मगर बेचते अपने भाव से। तो मैं आपके चैनल के थ्रू इदारों को फिर कहूँगा कि आप सरगर्म हो जाएं और ये माफिया अभी भी बाज नहीं आ रहा। जब आपने डॉलर माफिया को काबू कर लिया है, माफिया को भी आप काबू करें प्लीज। ठीक है, अब तो असब ये क्या तजवीज़ करेंगे? ये दिवाली का महीना गुजर जाता है तो क्या उसके बाद लोगों को ख़रीदारी करनी चाहिए? गोल्ड को नीचे आएगा जिन्होंने कुछ शादी के लिए या ज़रूरत के लिए ख़रीदना हो? नहीं, देखें इस दिवाली के बाद और मेरे ख्याल से जंग भी बंद हो जाएगी। उसके बाद तो सोना अंदर कोच हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। सही, नीचे अभी थोड़ा इंतजार कर ले फिर सोना कम भाव में मिलेगा, 5-7 हज़ार रुपये कम में मिलेगा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी हारून चांद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब इस वक्त गोल्ड के हवाले से भी माफियाज जो है वो सरगर्म है और इस पर हाथ डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे डॉलर की कीमत नीचे लाई गई थी। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।